हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिमेडियल टीचिंग एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग अभी तक जो है टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, हमारी जो सिमुलेशन है, हमारी जो और भी गेमिंग स्ट्रेटजी है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से इन स्ट्रेटजीज़ को अपनाकर हम लोग जो है अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और भी बेहतर बना सकते हैं। एक अध्यापक का उत्तरदायित्व बनता है कि किस तरीके से वो बच्चों के प्रति वो सजग रहे। बच्चों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाकर वो उसको दूर कर सकता है। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक की बात करते हैं, रिमेडियल टीचिंग एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बेसिकली ये जो दो हमारे दो टर्म्स हम कह रहे हैं इनको, रिमेडियल टीचिंग और एनरिचमेंट प्रोग्राम्स। तो बेसिकली ये जो दोनों टर्म्स इंटरकनेक्टेड यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं अलग अलग लर्नर्स के लिए, जैसे कि हम रिमेडियल टीचिंग की बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण यानी कि उपचार करना। अब बच्चों की जो गलतियाँ हैं, बच्चों की जो त्रुटियाँ हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनका उपचार करना। तो यानी कि ये जो हमारी रिमेडियल टीचिंग जो टर्म है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ की जाती है। रिमेडियल टीचिंग हमारे जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं रिमेडियल टीचिंग, यानी कि उनकी जो त्रुटियां हैं उनका निवारण करना वो रिमेडियल टीचिंग के अंडर आता है। जबकि दूसरी जो हमारी टर्म है एनरिचमेंट प्रोग्राम, बेसिकली वो जो होती है हमारे गिफ्टेड लर्नर्स के लिए होती है, जो कि काफ़ी अपने फील्ड में काफ़ी हाईली जो है अचीव करते हैं, बहुत जल्दी जो सीख जाते हैं। उनके लिए कुछ ऐसे संवर्धन कार्यक्रम जो है चलाए जाते हैं ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके, उनको मोटिवेशन मिल सके, ताकि वो जो अचीवमेंट है उसमें उसको लगातार जारी रखें, उसको जो है सीखना वो कभी कम ना करें बल्कि उसमें बढ़ावा उनको मिले। तो एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जो है वो गिफ्टेड लर्नर्स के लिए चलाए जाते हैं स्कूल्स के द्वारा। तो आइए इनको थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं, हमारी जो ये टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग। अब ये जो रिमेडियल टीचिंग है, ये जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण है, बेसिकली वो क्या है, विद्यार्थियों की जो अधिगम से रिलेटेड हम कहें जो त्रुटियां हैं, कमज़ोरियां हैं, किसी न किसी वजह से बच्चा अगर पीछे रह जाता है, किसी न किसी वजह से वो, हम स्लो लर्नर्स की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है कारण रहे होंगे। तो उन कारणों को पहले क्या करना है, हमें डायग्नोज करना है उनको, पहले उनको जो है वहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है जो प्रॉब्लम्स बच्चा फेस कर रहा है। तो हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तभी एक टर्म हमारी यूज़ की जाती है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण, उसका यूज़ करते हैं हम, ताकि जो बच्चों की कमज़ोरियाँ हैं, बच्चों की जो गलतियाँ हैं, बच्चा जो बार बार त्रुटियाँ कर रहा है क्लासरूम के अंदर जिसकी वजह से वो पिछड़ गया है, उनको हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें, उनकी पहचान करें। और उसकी पहचान करने के बाद उसके अनुसार हम क्या करें, बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण जो है बच्चे को प्रदान किया जाता है। तो बेसिकली जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण है वो एक ऐसा कार्य है, यानी कि जो विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कमजोरियों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, उनकी त्रुटियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये कठिनाइयों को सबसे पहले हम क्या करें, किसी भी निदानात्मक प्रक्रिया या परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के द्वारा हम लोग उनको क्या करें, हम पहचान लेते हैं। उसके बाद हम बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं। तो अब बेसिकली कोई भी समस्या है, कोई भी विशेष समस्या है, उसी के अनुसार ही हम क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें कुछ बीमारी है तो डॉक्टर पहले क्या करता है, डायग्नोस करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है आगे वो उपचार करता है। इसी तरीके से शिक्षण में भी हम ये दो टर्म्स लेकर चलते हैं। तो जिस तरीके की समस्या होगी, मान लो किसी बच्चे को रीडिंग में समस्या है, पढ़ने में समस्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको बार बार जो है अभ्यास कराया जाएगा, उनको प्रैक्टिस कराई जाएगी पढ़ने के लिए। अगर किसी बच्चे को लिखने में समस्या है, राइटिंग में समस्या आ रही है, बोलने में समस्या आ रही है, कोई भी स्किल है अगर बच्चा उसमें कमज़ोर है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो किसी समस्या विशेष, कोई भी समस्या हो सकती है, तो कौन कौन किस तरीके से वो समस्या आ सकती है, उनको हम आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि यदि किसी कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी अगर हर एक बच्चे को
ठीक है। क्लास के हर एक बच्चे को एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है, टीचर ने जो है क्लासरूम के अंदर टीच किया, किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सामूहिक कार्यक्रम चलाया जाएगा, यानी कि उन बच्चों को दोबारा से किसी और मेथड या कोई और स्ट्रेटजी को अपनाकर या फिर किसी टीचिंग एड का यूज़ करके हम अपने जो टीचिंग है उसको और भी बेहतर तरीके से करें, ताकि वो जो टॉपिक है बच्चों को क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उन कठिनाइयों को, उन कमजोरियों का निवारण करने के लिए, उनका उपचार करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सामूहिक कार्यक्रम चलाएंगे। दूसरी बात कि अगर प्रत्येक प्रकरण अपने से पहले पढ़ाई गई विधि पर आधारित होती है, हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की। वो किस लिए की जाती है, ताकि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसको जांचा जा सके, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, उसी से हम क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज से ही हम प्रेजेंट नॉलेज को जो हम देने वाले हैं उसको कनेक्ट करके बच्चे को बताते हैं। तो यानी कि जो पहले पढ़ाया गया जो प्रकरण है वो आने वाली हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका आधार बनता है। तो यानी कि हमें क्या करना है, अतः विद्यार्थी की समस्या के उपचार हेतु उसे समस्या का बुनियादी आधार दिया जाना चाहिए। यानी कि हम बच्चे को अगर कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, बच्चा जिस चीज़ के बारे में जानता है उससे हम क्या लेके जाएं, बच्चे को न्यू नॉलेज की तरफ लेके जाएं। तो वो चीज़ है, बच्चे का जो बेस है, बच्चे का जो, तभी हम कहते हैं कि बच्चे का बेस क्लियर होना चाहिए, बच्चे का जो बेसिक नॉलेज है वो उसको होनी चाहिए। तो वो चीज़ है। थर्ड वाली चीज़ है हमारी क्या, कि कई बार विद्यार्थी विषय में पर्याप्त रुचि ना होने के कारण उसे उचित ढंग से समझ नहीं पाता। तो वही बात है कि कई बार देखते हैं हम लोग, बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा जो है गणित में बार बार त्रुटियाँ कर रहा है, तो वो किस वजह से कर रहा है, उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो अब उसको उपचारात्मक शिक्षण किस तरीके से प्रदान किया जा सकता है, हमें क्या करना है, एक टीचर का उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको वहाँ पर बच्चे का जो है इंटरेस्ट क्रिएट करे, वो बच्चे को वहाँ कुछ गेम्स इंक्लूड करे, या बच्चे को जो है फील्ड ट्रिप्स पे लेकर जाए, वहाँ पर किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से बच्चे का जो है हमें इंटरेस्ट जागृत करना है, इंटरेस्ट जगाना है, ताकि बच्चे की रुचि उस सब्जेक्ट के अंदर, उस विषय के अंदर बनी रहे और वो उसके अंदर पिछड़े नहीं। तो बेसिकली इन सब चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद ही हम क्या करते हैं, बच्चे को रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो वो क्या बनते हैं हमारे, देखिए यही है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि उपचार का अर्थ क्या होता है, इलाज। जैसे कि डॉक्टर रोगी का इलाज करता है, उससे पहले क्या करता है, वो उसको जांचता है। उसी तरीके से ही शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों में प्रयोग होने वाले भिन्न भिन्न पदों, यानी कि अगर बच्चा किसी टर्म को सही नहीं पढ़ रहा है, या फिर बच्चे के कॉन्सेप्ट में गलती है, ठीक है, बच्चे ने अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा, या फिर उसके जो फैक्ट संबंधी कुछ भी अशुद्धियाँ लगा लो, कुछ भी है, अगर उन अशुद्धियों जो बार बार बच्चा कर रहा है, उन अशुद्धियों का उपचार करके उन्हें सही ढंग से प्रयोग करने के योग्य बनाता है क्या, हमारा रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। तो बेसिकली हम बात करें टीचिंग में, जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण है उसके निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं, कौन कौन से, कि छात्रों की दूषित मनोवृत्तियों व आदतों को समाप्त करना। बच्चे की जो लर्निंग हैबिट्स हैं, बच्चा जो है लगातार नहीं बैठ पा रहा पढ़ने के लिए, उसको बार बार, मतलब वहाँ पे बच्चे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, या बार बार फ़ोन की तरफ ध्यान दे रहा है, कुछ भी गलतियाँ लगा लो, कुछ भी आदतें उसकी गलत आदतें हैं, उनको समाप्त करना। तो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा हम धीरे धीरे उन आदतों को जो है बच्चों से उनको दूर रख सकते हैं। दूसरा कि छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि पैदा करना, कि बच्चे को नए नए मेथड्स के थ्रू, नए नए जो है टीचिंग स्ट्रेटजीज़ अपनाए जाएँ पढ़ाते वक्त, बच्चे को जो है बच्चे का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बच्चा पैसिवली नहीं बल्कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो उससे क्या होगा, बच्चा जो है खुद करके सीखेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चे की रुचि जागृत होगी। नेक्स्ट है छात्रों में प्रगतिशील आदतों का विकास करना, कि बच्चा जो है उसको एक तरीके से बताया जाए कि आप अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो उसके लिए हम क्या करें, बच्चों में काम करने की आदत डालें, बच्चे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाए कि वो इस चीज़ को सीखे, उस चीज़ को समझे। ऐसी आदतों का निर्माण बच्चों के अंदर हमें करना चाहिए। तो इससे हम ये भी एक उद्देश्य है हमारा उपचारात्मक शिक्षा।
शिक्षण का। उसके बाद है छात्रों के चरित्र एवं मनोबल को विकसित करना। बच्चे का कैरेक्टर भी यहाँ से डेवलप कर सकते हैं कि हम लोग बच्चा जो है अगर टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो वो चीज़ हम बच्चे को सिखा सकते हैं किस तरीके से बच्चे को जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किस तरीके से वो अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मतलब ले कि किस तरीके से वो अपने लर्निंग के प्रति कि वो अब उसकी जो स्टडीज़ है वो खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से क्या है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका मनोबल जो है वो बढ़ा सकते हैं कि जो हमारी जो शिक्षा है उसके वही जो है हर चीज़ का आधार है, उसके बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है। तो इस तरीके से हम बच्चे में ऐसी आदतें जो है उसके अंदर डाल सकते हैं कि बच्चा उस चीज़ को करने के लिए तत्पर रहे, उसका चरित्र निर्माण हो। तो ये सब चीज़ें हम उपचारात्मक शिक्षण के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों के समक्ष सीखते समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भी कठिनाइयाँ बच्चे को आ रही हैं साथ के साथ उसका निदान किया जाए, साथ के साथ हम उसका जो है उसको पहचान कर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है छात्रों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वही बात है कि अगर बच्चा गलतियाँ कम करेगा, बच्चों की गलतियाँ साथ के साथ सुधार रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है छात्रों की मानसिक उलझनों को सुलझाना, कि बच्चे की जो बार बार गलतियाँ कर रहा है तो उसके दिमाग पर भी असर पड़ता है कि बच्चा जो है डिमोटिवेट होने लगता है। तो हमें साथ के साथ क्या करना है, उसकी जो भी उलझने हैं, जो भी मतलब कि वो जो भी उसको डाउट्स हैं उसको साथ साथ हमें क्लियर करना है, ताकि उसके दिमाग पर ज़्यादा बोझ ना रहे। वो साथ के साथ जो है उस चीज़ को हमें क्लियर करना है। नेक्स्ट है छात्रों में सच्चे ज्ञान की पूर्ति करना, जो भी हम बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैलिड होनी चाहिए, वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, वो यूजेबल होनी चाहिए, कि बच्चा उसको थ्योरेटिकली सीख के उसको प्रैक्टिकली भी अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। तो ये सब उद्देश्य थे हमारे उपचारात्मक शिक्षण के। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग, कि अब इसका महत्व क्या है। महत्व यही है कि हम अब तक भी यही सीखते आ रहे हैं कि जो भी बच्चे को कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो भी छात्रों को कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो साथ के साथ उनका निदान किया जाए और उसके बाद हम उसको उपचारात्मक शिक्षण देकर उसका जो है जो हम बात करते हैं कि उसको उपचारात्मक शिक्षण देकर, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कारण हो सकता है उसकी गलतियों का, कि बच्चा जो है अगर गुणा या भाग में ये कि हासिल की भूल करता है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या कारण है ये समझना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करें, शायद बच्चे को प्लस माइनस में भी गड़बड़ हो, तो वो सब चीज़ें समझना, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, इस समय छात्रों के साथ हमें जो है प्रेम और सहानुभूति के साथ पेश आना है। ये नहीं है कि हमें उन पर गुस्सा करें, बल्कि उनको हमें क्या करना है, प्रेरित करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है। अगर उन्हें एक बार में समझ नहीं आता तो उन्हें बार बार समझाएं, ठीक है। तो हम क्या करें, प्रोत्साहन दें उन चीज़ों को, ठीक है, प्रोत्साहित करते रहें। तो उससे क्या होगा, बच्चों में प्रेरणा आएगी और बच्चों को बल मिलता है कि वो उस चीज़ को करने के लिए सक्षम बनते हैं। तो यही है कि इससे क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से हम लोग जो है छात्रों की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, और जैसे ही छात्रों की कठिनाइयाँ दूर होंगी उनकी प्रगति प्रारंभ हो जाएगी, वो जो है खुद अपनी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते रहेंगे। नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण छात्रों को हीन भावना से बचाता है, कि बच्चे की जो गलतियाँ हैं, जो त्रुटियाँ हैं वो दूर हो रही हैं, तो यानी कि वो दूसरे बच्चों के साथ जो है मिलकर काम कर सकता है। ग्रुप में उनको हम बात करें ग्रुप स्किल्स भी उनके साथ सीख सकता है। बच्चों को दूसरों को कुछ सिखाना, दूसरों से सीखना, तो वही है कि अगर उनकी गलतियां अगर साथ के साथ दूर हो रही हैं तो उनके अंदर हीन भावना भी विकसित नहीं होगी। नेक्स्ट है कि कभी कभी देखा जाता है कि बुरी संगति में पड़ने के कारण, अब वही है कि अगर हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे जो पीयर्स हैं, उनकी अगर हम बात करें कि अगर वो अच्छे नहीं, अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, कि वो गलत आदतों का निर्माण हो सकता है बच्चे के अंदर, बच्चों की जो स्टडी हैबिट्स हैं वो बिगड़ सकती हैं, बच्चे जो है पिछड़ने लगते हैं। तो इन चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए भी एक अध्यापक जो है उपचारात्मक शिक्षण का सहारा ले सकता है। उसको उनको जो है इन त्रुटियों को भी बच्चे की इन त्रुटियों को भी दूर कर सकता है, यानी कि छात्रों को आदर्श पुरुषों के उदाहरण देकर या फिर अच्छे छात्रों की जो है संगति में रखकर इन सब चीज़ों को जो है छात्रों को इन सब चीज़ों से दूर रख सकता है। तो इससे भी बालकों का अपेक्षित विकास होता है। तो बेसिकली हम बात करें रेमेडियल टीचिंग की, तो रेमेडियल टीचिंग कहीं ना कहीं छात्रों के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो टर्म हम बात कर रहे थे एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, संवर्धन कार्यक्रम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो रेमेडियल प्रोग्राम्स हैं वो स्लो लर्नर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे जो कि धीमी गति से सीखने वाले छात्र होते हैं। जबकि दूसरा जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो लो होती है, स्लो होती है, ठीक है, बिलो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। तो अपेक्षा से कम जिनका जो शैक्षिक प्रदर्शन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, रेमेडियल प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं। जबकि जो एनरिचमेंट प्रोग्राम्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, ब्राइट पीपल्स यानी कि गिफ्टेड लर्नर्स के लिए, ऐसे छात्र जो उज्ज्वल छात्रों के लिए कि जो अपने क्षेत्र में, अपने विशिष्ट क्षेत्र में वो कुछ और जो है नई जो है प्रतिमानों को छुएं, नया जो है कुछ नया वो डेवलप करें, उस अपने क्षेत्र में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति कर पाए। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, कुछ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जो है उनके लिए चलाए जाते हैं। तो बेसिकली हम इसका मतलब समझते हैं, एनरिचमेंट का क्या मतलब है, संवर्धन। संवर्धन का मतलब है कि कोई बच्चा किसी टॉपिक पर दूसरों की तुलना में ज़्यादा गहराई से काम कर रहा है, यानी कि कुछ भी जो है काम दिया बच्चे को, कुछ भी अगर कोई भी समस्या हमने दी, उसका निवारण करने के लिए, समस्या का समाधान खोजने के लिए बच्चे को बोला, तो वो उस पर दूसरे छात्रों की तुलना में और अधिक जो है गहराई से उस पर काम कर रहा है। तो एनरिचमेंट का मतलब होता है संवर्धन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि उस टॉपिक को वास्टली पढ़ना, उसको एनालाइज करना दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा, दूसरे छात्रों की अपेक्षा। तो इसके अंदर बच्चा क्या कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, उसकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, कुछ नया खोजने का प्रयास करेगा, एक समस्या का वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेगा, बच्चा डाइवर्जेंट थिंकर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, यानी कि वो अपनी जो है अपनी जो समस्या है उसका समाधान खोजने का खुद प्रयास करेगा, इनिशिएटिव उठाएगा, ठीक है, खुद को वो डायरेक्ट करेगा, खुद को वो निर्देशित करेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी, उसका पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है, उसका जो है बहुत उसकी जो है रुचि डेवलप होगी, इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसके बाद उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, कि एनरिचमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा हम ये इन सब सारी स्किल्स को बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके की अगर अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को पाठ्यक्रम के दौरान अगर दी जाती हैं, चाहे वो स्कूल के अंदर है चाहे वो स्कूल के बाहर है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को इस तरीके के कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों की जो शैक्षिक उपलब्धि है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है एनरिचमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा। तो कौन कौन सी एनरिचमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको अपनाकर जो है बच्चों को इन प्रोग्राम्स के अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है, बच्चों के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें इंडिपेंडेंट स्टडी की, बच्चा खुद किसी भी समस्या को कोई भी समस्या उसके सामने रखी गई तो उसका खुद से उसका समाधान निकालने का प्रयास करेगा, खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें, इतना ज़्यादा उसके बारे में डीप स्टडी करे, इधर उधर से काफ़ी सारी नॉलेज जो है इकट्ठा करे, उसको एनालाइज करे, उसको जो है उसका विश्लेषण किया जाए अच्छे तरीके से और परफेक्ट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। तो इंडिपेंडेंट स्टडी वहाँ पर कि बच्चे को, इससे क्या होगा, बच्चा जो है अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल बनेगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेगा। नेक्स्ट है स्टडी कॉन्ट्रैक्ट। स्टडी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चे की जो बच्चा एक तरीके से कि एक कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने का खुद प्रयास कर रहा है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हम किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया हो उसको पूरा करना है, ऐसे ही बच्चे को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि आपके पास ही प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आप फाइंड आउट करके लाओगे। तो वो चीज़ है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। नेक्स्ट है क्रिएट एन इंटरेस्ट सेंटर, कि अगर हम इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हैं तो बच्चा जो है अब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करे, उसकी रुचि जागृत होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, इस तरीके की जो गतिविधियाँ हैं उनको अपनाकर, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ हम शामिल कर सकते हैं, बच्चे जो है एक दूसरे के साथ मिलकर सीख सकते हैं, या फिर कोई भी और अदर एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चे को इन्वॉल्व करके बच्चे की जो है इंटरेस्ट को डेवलप किया जा सकता है। स्कूल वाइड एनरिचमेंट बच्चे को प्रोवाइड करके, एनरिचमेंट क्लस्टर्स यानी कि
बच्चों के ग्रुप बना दिए जाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो मिलकर जो है उसको किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर, किसी भी पर्टिकुलर समस्या का समाधान निकालने का वो प्रयास करेंगे। स्पेशलाइज ग्रेडिंग क्राइटेरिया कि इस तरीके के बच्चों को जो इस तरीके के काम करते हैं, इस तरीके के प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशलाइज ग्रेडिंग क्राइटेरिया जो है वो रखा जाता है कि कोई भी बच्चा है तो उनको उनके लिए ग्रेडिंग क्राइटेरिया कि उनको अलग से कुछ ग्रेड दिया जाए ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वो इस फील्ड में और भी वो काम कर पाएँ। कंप्लीट अ लर्निंग लोग कि अपना जो है वो जो भी पूरी लर्निंग लोग यानी कि जो भी पूरी साइकिल है लर्निंग की, जो भी अधिगम की प्रक्रिया है उसको वो कंप्लीट करें। ठीक है, जो भी उन्होंने टास्क लिया है उसको वो कंप्लीट करें। नेक्स्ट है मेंटरशिप, लीडरशिप, कोई भी चीज़ है कि बच्चे का उत्तरदायित्व बनता है कि उसको वो करे। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज़ को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं, जो हमारे ब्राइट प्यूपिल्स हैं, विशिष्ट छात्र हैं जो हमारे, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कुछ भी अच्छा काम करने के लिए, नया काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये हमारी जो रिमेडियल टीचिंग और एनरिचमेंट प्रोग्राम्स के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इससे आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे, हमारी एक्शन रिसर्च एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, और उसके बारे में हम लोग विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच।